अब तो चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज दिखाना ही पड़ेगा। जो चीजें चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के नेताओं के जरिए की गई, अब उससे बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में वो हो गया जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। अमूमन विपक्ष के लगाए गए तमाम आरोप अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि विपक्ष ने अब कमर कस लिया है, विपक्ष ने चढ़ाई कर दी है। चुनाव आयोग पर जितने आरोप लगाए जा रहे थे, उन तमाम आरोपों को अब कैसे विपक्ष ने उनके ही जाल में उनको फंसा दिया है, ये साफ तौर पर आपको ये वाला वीडियो सुनाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या खेल हो गया है। बड़ा खेल हो गया दोस्तों। अब चुनाव आयोग को हर हाल में सीसीटीवी फुटेज दिखाना पड़ सकता है, क्योंकि ये बात अब सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए मुद्दों का है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए तमाम चीज़ों का है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर अब कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी भी केस की अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है, तो इलेक्शन कमीशन मतगणना की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी कर सकता है। अखिलेश यादव ने एकदम वाजिब सवाल पूछ दिया है दोस्तों। जब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा केस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ऑनलाइन लोगों तक पहुंच सकता है, ऑनलाइन पूरा देश देख सकता है, तो अब चुनाव आयोग का सीसीटीवी फुटेज जो चुनावी प्रक्रिया की गई है वो क्यों देश नहीं देख सकता है। तो इलेक्शन कमीशन को अब तैयार रहना पड़ेगा कि अब वो विपक्ष के इन सवालों का कैसे जवाब देगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पूरी पार्टी ने चुनाव आयोग को चैलेंज करते हुए कह दिया है कि सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का मतगणना केंद्र का सीसीटीवी फुटेज आप हमें दिखा दीजिए, हमें नहीं दिखाइए, देश को दिखा दीजिए। जो सत्य है, जो तथ्य है, वो हम कबूल कर लेंगे। यानी कि हम हार गए हैं तो इस हार को हम कबूल कर लेंगे, और अगर आपके मन में कोई काला है, कोई कुछ शंका है, तो फिर इसकी लड़ाई इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच जाएगा। मतलब आप सोचिए दोस्तों, चारों तरफ से बुरी तरीके से इस वक्त चुनाव आयोग फंस गया है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास कोई सवाल इन तमाम विपक्ष के जवाब नहीं बचे। क्या जवाब देंगे वो, क्योंकि अब तो मामला अदालत का है। अदालत के ज़रिए भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना। अदालत जो देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ कोर्ट कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और तमाम कोर्ट, निचली लोअर हाई कोर्ट, तमाम कोर्टों के ज़रिए लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है ना। हम सब देख रहे हैं, कई वीडियो आ चुकी है लाइव स्ट्रीमिंग की, जहां पर हमने देखा है कि क्या और किस तरीके की सुनवाई हो रही है। तो फिर चुनाव आयोग को इन चीज़ों के बारे में, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे, ये भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो इनको पारदर्शिता तो रखनी चाहिए ना। इस देश की आवाम और विपक्ष ये तमाम चीज़ें मांग रही है, तो आप दिखा दीजिए। बीजेपी ने जन का मत जीता है, जनता ने उन्हें मत दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसको विपक्ष कबूल करेगा, उसके मुंह पर चांटा लगेगा कि भैया आप लोग सिर्फ और सिर्फ ठीकरा फोड़ रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। तो देखते हैं दोस्तों कब और कैसे, आज, कल, परसों, कब क्या होता है, सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है या नहीं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी बातें पूछ ली गई है जिसके बारे में चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कानून ना बना पाने पर लगातार सरकार की विफलताओं पर अफसोस जताया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने याचिकाकर्ता संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण से पूछा,
वरणवाल जजमेंट से पहले संसद ने कानून क्यों नहीं बनाया? अदालत 2023 के अपने फैसले अनूप वरणवाल बनाम भारत सरकार एवं अन्य का जिक्र कर रही थी, जिसमें चुनाव आयुक्त के चयन पैनल को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया था। और अदालत के सवालों के जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा कि हर सरकार ने चुनाव आयोग की आज़ादी के लिए कानून न होने का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि हर सरकार ने इसका फ़ायदा उठाते हुए ताकि नियुक्तियाँ क्योंकि हर सरकार ने इसका फ़ायदा उठाया ताकि नियुक्तियाँ में नियमों का दुरुपयोग किया जा सके। जब लोग विपक्ष में होते हैं तब चुनाव आयोग की आज़ादी की मांग करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो इसकी चिंता छोड़ देते हैं। इस पर जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी की, मुझे गैर निर्वाचितों की तानाशाही वाली बात याद आ रही है। इसकी तुलना चुने गए लोगों की तानाशाही से की जानी चाहिए। इसमें जस्टिस शर्मा ने कहा और जोड़ा, बहुमत की तानाशाही। जस्टिस दत्ता ने आगे कहा, जो भी सत्ता में आता है वो यही काम करता है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बीबीसी का एक वीडियो देख रहा था और संविधान लागू होने के 3 साल के भीतर उन्होंने कहा था कि इस देश में लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है। इसके बाद भूषण ने कहा कि कई समस्याएं हैं माय लॉर्ड। इस अदालत ने व्यवस्था सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए। विपक्ष में रहते हुए इसकी बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही ये तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। अदालत ने इसे सहमति जताते हुए कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अदालत में दाखिल याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। इस कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष नेता वाली चयन समिति अधिकृत है। याचिकाकर्ता के अनुसार ये कानून स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र नहीं दिया गया है। जी हाँ, स्वतंत्र तंत्र नहीं दिया गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के अनूप वरणवाल बनाम भारत सरकार के फैसले का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया से सीजीआई को बाहर कर दिया गया है, जिससे चुनाव आयोग की नियुक्ति पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री और उनके नामित सदस्य ही नियुक्तियों में हमेशा निर्णायक बने रहेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी कि वरणवाल जजमेंट कमजोर पर जाएगा। भारत के चुनाव आयोग को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, उसे इससे निकाला जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वरणवाल जजमेंट में तय की गई व्यवस्था संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक के लिए अस्थायी व्यवस्था थी और उसने कहा है कि अनूप वरणवाल फैसला अंतरिम अवधि के लिए था, जब तक संसद में कानून ना बना दिया जाए। क्या फैसले में कहीं ये कहा गया है कि संसद जब कानून बनाए तो हमारी टिप्पणियों को ध्यान रखे? वो ऐसा कह सकते हैं, चयन समिति में सीजीआई की मौजूदगी केवल उस समय तक के लिए थी जब तक कि कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि सिद्धांत रूप से सीजीआई को सरकार की चयन समिति में रखा जाना चाहिए था, जो कि नहीं रखा गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने जवाब दिया, लेकिन ये संवैधानिक ढांचा है माय लॉर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत कानून बनाए। वरणवाल जजमेंट सिर्फ चयन समिति के ढांचे की बात नहीं करता, उसने ये भी कहा है कि संवैधानिक ज़रूरत क्या क्या है। इस बहस में हस्तक्षेप करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने भी कहा कि जब विधेयक पारित हुआ था तब विपक्ष के 141 सांसद निलंबित हुए थे। अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 7 और 8 को चुनौती देने वाली कोई स्पष्ट दलील नहीं है। फरासत का दावा है कि इसमें सदस्य मौजूद नहीं थे। वो किस याचिका में है? फरासत ने यह भी कहा कि वो उनकी याचिका में, प्रशांत भूषण ने कहा ये बात उनकी याचिका में दर्ज है। जब हंसरिया ने चयन समिति में एक अन्य फैसले का हवाला दिया तो अदालत ने कहा फैसले में कहीं ये नहीं कहा गया है कि कानून किसी विशेष तरीके से बनाया जाए। अगर 5 न्यायाधीशों की पीठ है तो ये कहती है कि कानून बनाते समय संसद को हमारे फैसले को ध्यान में रखना चाहिए, तब बात अलग होती, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा गया। इस पर हंसरिया ने कहा कि संवैधानिक आवश्यकता एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की है। पहले राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर नियुक्त करते थे, अब केवल प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट, जी हाँ, उनको ही ये अधिकार है। जिसमें विपक्ष है तो विपक्ष का कोई इसमें अधिकार नहीं हो पाता है, क्योंकि 2 मत सरकार की तरफ से है। तो क्या ये कॉलेजियम में है? अदालत ने फिर कहा कि धारा 6
सर्च कमेटी में संबंधित है। कानून की ये आवश्यकता नहीं है कि सर्च कमेटी सभी नाम चयन समिति को भेजे, लेकिन आपने कहा है 200 नाम भेजे गए हैं। जैसे हंसरिया ने जवाब दिया, सरकार विधि विभाग के सचिव ने 200 नाम भेजे थे, ये कहते हुए कि चयन समिति ने नाम अंतिम नहीं किया है। उसी दिन जब बैठक हुई तब सर्च कमेटी ने 6 नाम भेजे थे, जिनमें ज्ञानेश कुमार और अन्य सज्जन का नाम शामिल था। इसका मतलब है स्क्रीनिंग हुई और उसी दिन बैठक भी कर ली गई थी। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि काश जजों की नियुक्ति में भी यही तेजी बनी रहे। चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर है। हंसरिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2024 को 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इसलिए जल्दबाजी में की क्योंकि उसे पता था कि अगले दिन यानी 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। अदालत ने पूछा कि क्या वास्तव में प्रक्रिया जल्दीबाजी में की गई है? क्या आप ये कहे बिना कोई आरोप लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार को पहले से पता था कि 15 तारीख को आएगा ये तमाम मामला, ये सुनवाई करने का मौका? आप ये कह रहे हैं कि 15 मार्च को स्थगन आवेदन पर सुनवाई होने की जानकारी उन्हें थी और उसी को विफल करने के लिए 14 मार्च को बैठक बुलाई गई। जब आप ये तर्क दे रहे हैं तो आपको हमें संतुष्ट करना होगा कि केंद्र सरकार को भी ये जानकारी थी। इसके बाद प्रशांत भूषण ने अपनी दलीलें शुरू की और उन्होंने कहा कि इस विशेष कानून पर बहस के दौरान विपक्ष के अधिकांश सांसद निलंबित थे। माइलॉर्ड, सांसद ओवैसी ने कहा था कि ये कानून अनूप बरनवाल फैसले के अनुरूप नहीं है। सरकार का जवाब सिर्फ इतना था कि अनूप बरनवाल ने हमें कानून बनाने को कहा था, इसलिए हमने कानून बना दिया और फिर इसे ध्वनिमत से पारित भी कर दिया गया। अदालत को बताया गया कि उस समय विपक्ष के 95 सांसद को निलंबित किया गया हुआ था। भूषण ने कहा कि एक मजाक था, कोई सार्थक बहस नहीं हुई और सिर्फ ध्वनिमत के कारण अपने कानून को पास करवा दिया गया। मंत्री ने ओवैसी की ठोस आपत्तियों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ ये हटाने की प्रक्रिया महाभियोग से होगी, इसे स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होती है। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि नियुक्ति प्रक्रिया सत्ताधारी दल के नियंत्रण में ना हो और सरकार स्पष्ट रूप से चुनावों को स्टेक होल्डर हो। आप ऐसा कानून लाते हैं तो अनूप बरनवाल फैसले की बुनियाद को ही ख़त्म कर दिया जाता है। अगर वो इसे ख़त्म करने के लिए संवैधानिक संशोधन भी लाते हैं तब भी ये संविधान की मूल रचना का उल्लंघन होता है। एनजेएसी मामले में संशोधन को इसी आधार पर रद्द किया गया है और यहाँ स्पष्ट से सरकार का प्रभुत्व ये मामला कम से कम 5 संवैधानिक पीठ के फैसले से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। भूषण ने ये चिंता जताई है और जाहिर की है कि अगर अदालत इस संशोधन को रद्द भी कर देता है तब भी केंद्र सरकार किसी दूसरे रूप में इसे वापस ला सकती है। दोस्तों, ये सारी दलीलें कोर्ट रूम के अंदर हुई है और भी बहुत बड़ी दलीलें हुई। अगर मैं आपको बताने बैठूं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछ लिया है कि चुनाव आयोग की आज़ादी पर कानून क्यों नहीं बना पाई तमाम सरकारें। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि अदालतों को भी अब इस पूरे मामले पर समझ में आने लगा है कि क्यों बार बार ऐसी ढिलाई छोड़ दी गई है जिससे नियुक्तियों पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों, आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल मामला चुनाव आयोग की नियुक्ति वाला सुप्रीम कोर्ट में है और भी कई मामले चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है उसको लेकर विपक्ष ने कई सारी याचिका दाखिल की है और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और विपक्ष के ज़रिए खटखटाना जल्द ही शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अब चुनाव आयोग को अखिलेश यादव ने भी बुरी तरीके से फंसा दिया है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।